हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की दूसरी हेडिंग। पहला हेडिंग आपने पढ़ा था जीवन की उत्पत्ति के बारे में। आइए देखते हैं चैप्टर 7 की दूसरी हेडिंग, जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी कक्षा 12 का 7वां अध्याय का दूसरा टॉपिक। देखें ध्यान से, जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत। परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो परंपरागत हमारे धार्मिक साहित्य हैं वे हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताते हैं। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसी ही सर्जित हुई होंगी। ठीक है, तो परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है। इस सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव और प्रजातियां हैं उपस्थित हैं वे सब ऐसे ही उत्पन्न हुई हैं, ऐसे ही सर्जित हुई हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी। जो दूसरा सिद्धांत है वह हमें बता रहा है कि उत्पत्ति के समय ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी। जबकि तीसरे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है। पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। ठीक है, पृथ्वी जो है वह केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। ठीक है, तो परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष सृष्टि का सिद्धांत बताता है और यह सिद्धांत के 3 अभिधान हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव एवं प्रजातियां उपस्थित हैं वे ऐसी ही उत्पन्न हुई होंगी, वह ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में ऐसी ही रहेगी। तीसरे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। ठीक है, यह अवधारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। ठीक है, तो आपको 3 सिद्धांत बताए गए सृष्टि के सिद्धांत में, और यह जो धारणा है वह धारणा कैसे बनी? यह धारणा HMS बीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकन पर आधारित है। ठीक है, HMS बीगल नामक समुद्री जहाज पर प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में चार्ल्स डार्विन ने जहाज की यात्रा की और अलग अलग द्वीपों पर उन्होंने अध्ययन किया और उस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले के समय विद्यमान थी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान में सजीव आपस में तो समानता रखते ही हैं, बल्कि उन जीवों से भी समानता रखते हैं
जो पहले के समय विद्यमान थी, जो पूर्व के समय विद्यमान थी। ठीक है, तो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में चार्ल्स डार्विन जो हैं, HMS बीगल नामक समुद्री जहाज पर विश्व यात्रा की, अनेक अनेक द्वीपों पर उन्होंने गए, वहां पर अध्ययन किया और उस अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने यह अवधारणा प्रस्तुत की। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते हैं, बल्कि उन जीव रूपों से भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पहले के समय विद्यमान थे। अब बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं हैं। इस समय जो है बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं हैं। यहाँ पर अर्थात धरती में जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए। ठीक है, वर्तमान समय में बहुत सारे जीव रूप जीवित उपस्थित नहीं हैं। यहाँ पर जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास में विभिन्न अवधि पर नए जीव रूप पैदा होते गए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं हैं, क्योंकि यह जीव गुजरते समय के साथ समाप्त होते गए और धरती के इतिहास के विभिन्न अवधि में नए जीव रूप पैदा होते गए। यहां पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा। जो जीव रूप थे यहां पर उनका धीमा विकास होता रहा। प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही। यहां पर जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा और प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही। जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में सहायता की। ठीक है, तो वह कौन सी विशेषता थी जिनके कारण यह जीव जीवित रह सके? तो वह विशेषता थी जलवायु, भोजन, प्राकृतिक कारक आदि। ठीक है, तो जिन विशेषताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में सहायता की वह थी जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि। वे इन्हें अन्यों की अपेक्षा अधिक जननक्षम भी बन सकें। ठीक है, तो वे जीव जो बच सकें, जीवित रह सकें, ठीक है, उनको जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता की और वे अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक जननक्षम बन सके, अधिक संतानें उत्पन्न कर सके दूसरों की तुलना में। अर्थात दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी। वही जीव बचे रहे जो जलवायु, भोजन और भौतिक कारक के अनुसार उपयुक्त थे। यह उनके सहायता की और वह जीव जननक्षम में बचे रहे, अपनी संख्या को बढ़ाया। यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। ठीक है, तो यह जो उपयुक्तता है डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता ही रह जाती है। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें हुई। ठीक है, तो जो जीव वातावरण में अधिक उपयुक्त थे उनकी अधिक संतानें उत्पन्न हुई। जो उपयुक्त नहीं थे वे समाप्त हो गए। जो उपयुक्त थे अंत में उनका ही वर्ण होता गया, वही बसते गए। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का चुनाव कहा, नेचुरल सिलेक्शन कहा। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया गया। आइए एक प्रकृति वैज्ञानिक अल्फ्रेड वालेस को भी स्मरण करें। ठीक है,
तो आपने देखा कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो वातावरण के अनुसार उपयुक्त थे वे जिंदा बचे, उनकी अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न हुई, और जो वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाए वे समाप्त हो गए। आइए एक प्रकृति वैज्ञानिक अल्फ्रेड वालेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मलय आर्क पलैंगो पर काम किया था। ठीक है, तो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वालेस, इन्होंने मलय आर्क पलैंगो पर काम किया था। इन्होंने भी ठीक समय पर, इन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो जो बातें डार्विन ने कही थी अपने नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक वैसे ही बातें ठीक उसी समय पर अल्फ्रेड वालेस के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था। समय गुजरने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं। विद्यमान सभी जीव समानताओं में भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो भी जीव हैं उनमें आपस में समानता होती है, वे आपस में समानताएं रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों में उपस्थित थे। इनके पूर्वज जो थे वे पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों पर, युगों पर, अवधियों पर, कालों में विद्यमान थे। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है वह पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है वह पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से हुआ है, निकटता से जुड़ा हुआ है। औचित्यपूर्ण सारांश है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके चैप्टर 7 की दूसरी हेडिंग, जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत के। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 की तीसरी हेडिंग, विकास के प्रमाण क्या हैं। विकास हुआ है, अब इसके सबूत क्या हैं, प्रमाण क्या हैं, इसके बारे में आपको जानना है। थैंक यू।